अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस इसके बारे में हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में देखा कि हमने आपको बताया कि जहाँ-जहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे हालात पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंपैरिज़न से बेहतर हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जीडीपी के हवाले से, पर कैपिटा इनकम्स के हवाले से, जहाँ-जहाँ पे भी सदारती निज़ाम है, वहाँ पे हालात बेहतर हुए और जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनमें से अक्सर ममालिक जो हैं, उनके हालात मखदूश हुए। तो आज इसकी जो तीसरी कड़ी है, वो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है और वो इस पे बारे में हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पे जो सदारती निज़ाम है, उसमें ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी और उनके खर्चे, वो उनका कंपैरिज़न क्या होता है? जहाँ पे प्रेज़िडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कैसे बिहेव करती है और जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे क्या कैसे होता है। तो ये आज ज़रा कंपैरिज़न करेंगे और आपको बताएँगे कि अगर हमने पाकिस्तान में चेंज लानी है, तो हमें ब्यूरोक्रेसी और इस तरह के जो अखराजात हैं, उनके ऊपर भी ज़रूर नत्थ डालनी पड़ेगी क्योंकि आप देखिए कि कितना टॉप हेवी गवर्नमेंट इस वक़्त हम चला रहे हैं। हालाँकि नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है, वो ये होना चाहिए कि टॉप के ऊपर बहुत ही थिन किस्म की गवर्नमेंट हो, ना कि बहुत ही हैवी किस्म की गवर्नमेंट हो। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे शिकागो और बात करेंगे जनाब डॉक्टर प्रोफ़ेसर ज़फ़र बुखारी साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो पढ़ा तो रहे हैं इंटरनेशनल बिज़नेस भी, मार्केटिंग भी पढ़ा रहे हैं, कभी पाकिस्तानियों को भी पढ़ाएँ कि ये मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिज़नेस जो है, वो उस हवाले से क्या कहता है कि प्रेज़िडेंशियल सिस्टम जो है, वो हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप, ठीक-ठाक हैं? बस जनाब अल्लाह का शुक्र एहसान है और अच्छा, डॉक्टर साहब ये जो मैंने तमहीद बाँधी, इसके बाद ये सारा प्रोग्राम अब आप करेंगे। मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए कि आज का जो हमारा जो 3rd इसका उसमें कैटेगरी में से हम लेके आ रहे हैं चीज़ें, इसमें हमारा बेसिक प्रेमिस क्या है? बेसिक रैशनल क्या है? ताकि लोगों को शुरू में पता चल जाए कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। जी। देखिए हमारा जो बेसिक रैशनल है उसमें वही है जो हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था और वो ये था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वर्ल्ड हाँ। वाइड हुँ, और ख़ास तौर पे दुनिया की 85% डेमोक्रेसीज़ के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही राइज है। सिर्फ़ उन मुल्कों में जहाँ पर के किंगशिप है या जहाँ पर क्वीन है जैसे इंग्लैंड में, तो वहाँ पर हाँ। ये वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जो है वो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर लोअर लेवल पे देखें इवन इन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में भी, वहाँ पर भी अगर देखें तो तमाम वो इंग्रीडिएंट्स वही लेकर आए हैं जो कि प्रेज़ेंट सिस्टम में एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक हमारे है। यहाँ सिर्फ़ सबकॉन्टिनेंट ऐसा इलाका है कि जहाँ पर मैंने पिछले 2 प्रोग्राम्स में ये प्रूव करने की कोशिश की है पर कैपिटा जीडीपी, पीपीपी के हिसाब से कि जहाँ पर के लोएस्ट है हमारे सबकॉन्टिनेंट का लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ हुँ, इसको कह लें या पर कैपिटा जो जीडीपी, पीपीपी है और उसकी मैं आज जो वजूहात बयान करूँगा उसके अंदर हुँ। जो मेरी रिसर्च मैंने इसमें की और जो मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा, उसमें जी। कंपैरेटिव एनालिसिस भी वो तकरीबन इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ बहुत ह्यूज एक्सपेंस है गवर्नमेंट का, हुँ, ब्यूरोक्रेसी का और वो एक छोटे से तहसील लेवल से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है प्रेज़िडेंशियल सिस्टम पे और कोई ऐसा एवेन्यू नहीं छोड़ा हमारे यहाँ के जिसको कि हम लोग बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं और हाँ। ये इंशाल्लाह आज की डिस्कशन के अंदर ठीक हमारी है। टॉपिक होगा कि हम इसको चलें, किस तरह फिर चेंज हम बढ़ते हैं जी अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ और ये हम इसका आगाज़ करते हैं यहाँ से। इसको ज़रा थोड़ा-सा करते जाएँ। कंट्रोल मेरे पास है, इसलिए आप मुझे बताएँगे तो मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता जाऊँगा और आप बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन करते जाएँगे, प्लीज़। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहला जिसमें मैंने रखी है चीज़, उसमें मैंने ऑफ़ कोर्स मैंने इस पॉइंट को किया है कि प्रेज़िडेंशियल सिस्टम में जो हम चेंज चाह रहे हैं, वो बड़ा डिफाइंड, हुँ, स्पेसिफिक, टेस्टेड मॉडल है, रियलिस्टिक ठीक। और ये ग्लोबली रियलिस्टिक है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान के रेफ़रेंस से जो मेरा पॉइंट है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से है। जब हम ठीक। अगली स्लाइड पे जाते हैं, तो अगली स्लाइड पे कसाना साहब आप देखिएगा कि दुनिया में हमेशा से अच्छा ये चीज़ ऐसी है कि स्लाइड के नीचे मैंने वो रेफरेंस भी कोट किया है पियर्सन पब्लिशिंग का। ये वो चीज़ है जो हम पढ़ाते हैं अपनी हुँ, इंटरनेशनल बिज़नेस क्लास में और उसमें हम ठीक ये है। पढ़ाते हैं कि दुनिया में जो गवर्नेंस है, वो दोनों तरीके से दुनिया में एग्ज़िस्ट की है। एक तरफ तो टोटलिटेरियनिज़्म है, अथॉरिटेरियनिज़्म है, डिक्टेटरशिप है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है और ठीक। डेमोक्रेसीज़ की भी फर्दर फिर ब्रांचेज़ हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान में जो हमने सिस्टम 2 ट्राई किए, उसमें से
प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं था, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जो कि मिलिट्री रूलर्स का था। और हमारे यहाँ के डेमोक्रेट्स जब उनको मिलिट्री रूलर्स को जब वो बुरा भला कहते हैं, तो वो हाँ। ये भूल जाते हैं कि आधी दुनिया में ये सिस्टम राज रहा है, लेकिन चूंकि विजनरी लीडरशिप थी, यही वजह है कि हमारे यहाँ जितने भी मिलिट्री रूलर्स रहे हैं, उनकी अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनकी प्रोग्रेस नोट करें तो वो यकीनन बहुत अच्छी थी। तो ये एक तो लोगों को बताने का ये मेरा वो था कि दुनिया में 100% डेमोक्रेसी आज भी नहीं है। चाइना सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसके बाद रशिया में डेमोक्रेसी है लेकिन अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से हाँ, ठीक। बहुत सारे अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी यही है। हम्म, तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जब हम जाएंगे खजाना साहब, तो उसमें मैं जस्ट रिकॉल करूंगा जो हमने पिछले हफ्ते कवर किया था, मुस्लिम जी जी। कंट्रीज का जीडीपी। अब जी इसमें मैंने सिर्फ एक नई चीज ऐड की है। जहां पर आप वर्ड के देखेंगे तो वहां पे ये किंगडम्स हैं ज्यादातर, जैसे किंग ऑफ मलेशिया भी हैं, और हाँ। उसके बाद नीचे जो उनका सिस्टम है वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए है कि ऊपर किंग है। अदरवाइज मलेशिया में भी एक तरीके का समझें कि किंगडम है। ऑलमोस्ट 75% प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हम्म, बाकी जो मिडिल ईस्ट है वहां पे ये सब किंगडम्स हैं सारे, और ये सब अथॉरिटेरियन सिस्टम है। लेकिन इन लोगों ने भी अपने पैसे को, अपनी इनकम को बहुत सही यूटिलाइज किया है। हम्म, सिवाय अगर आप देखें तो लास्ट में अगर आप जाएंगे तो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को ऑब्जर्वर में लेकर आया था। हम्म, तो उसके बाद जो ये है सबसे बड़ा पॉइंट, जिसमें मैं हमेशा से कहता हूं कि इसमें मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है पाकिस्तान का, टर्की का, चाइना का और यूएसए का। और ठीक। इसमें फिर मैंने 2020 और 2021 की मैंने फिगर्स कोट की हैं। पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान का जैसे हम्म, CIA.gov के ऊपर जो अवेलेबल था वो 4600 है। IMF का जो 21-21 का है वो 5973 है, जो हमें एक इंडिकेट करता है कि इस गवर्नमेंट में $1300 पर कैपिटा जो है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया है। हम्म, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि हमने अपर लेवल के ऊपर जाके, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी और हमारे खर्चे कुछ कम हुए, तो उसकी वजह से उसका ये है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हम क्यों नहीं जा सके, वो मैं इसलिए बताऊँगा। वो हम इसलिए नहीं जा सके कि हमारे पास अगर हम देखें नेक्सस में, तो हमारे पास 32 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 6 एडवाइजर्स हैं और हम्म। ये सब कुछ है। लेकिन जब मैं टर्की अच्छा, की ये तरफ पाकिस्तान। जाता हूँ, हाँ, ठीक। हाँ, ये पाकिस्तान ठीक। का था। जब मैं हम्म, और उसके बाद जो पाकिस्तान में एक जो खास चीज़ है, कसाना साहब, वो आप ये देखिएगा कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं और मिनिस्टर्स भी हैं। ये चीज़ वो है जो कि दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं समझता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान अब रह गए हैं, लेकिन इंडिया ने भी कट डाउन किया है काफ़ी। हम्म, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कि हम एक कंट्री एक है, लेकिन 5 गवर्नमेंट्स हैं उसके अंदर। अब हाँ, कोई तुक नहीं बनती कि आप जनाब वाला छोटे-छोटे बलूचिस्तान सूबा में भी आपके मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं। ये इतना बड़ा एक्सपेंस है आपके मुल्क के ऊपर कि ये वो लोग जो बेचारे टैक्स पे करते हैं, ये उनकी समझें कि पॉकेट से ये पैसा जो है, इस तरह ये वेस्टेज होता है। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो जहाँ पे सदारती निज़ाम भी होगा, तो हुँ, जो हुँ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, तो फॉर एग्जांपल अमेरिका में आप देख लेना कि स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, तो गवर्नर्स के नीचे भी तो फाइनेंशियल उनके एडवाइजर्स होते हैं या सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं, तो वो तो होती हैं। नहीं, देखिए उसमें देखें, जो 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 प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ होती है फेडरल लेवल के ऊपर। हुँ, स्टेट लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बहुत छोटी ब्यूरोक्रेसी होती है। उसकी वजह ये है कि जो आपके मसलन फर्ज करें जैसे हमारे डिविजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हुँ, तहसील है, तहसील, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे यहाँ, वो तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये लोग हैं। हुँ, स्टेट और यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिटीज को नहीं पैसा देती, उनकी ठीक। उनकी अपना गवर्नमेंट रन करने के लिए। सिटी का जो अपना टैक्स कलेक्ट होता है, उस टैक्स से मेयर की सैलरी जाती है, डिप्टी मेयर की हुँ, सैलरी जाती है। उस टैक्स से जो मैनेजर्स होते हैं सिटी के, फाइनेंशियल हुँ, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी सैलरीज जाती हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो इतनी ह्यूज नहीं होती कि जहां पर के पॉलिटिकल लोग अपने पॉलिटिकल अपॉइंट ला सकें। हुँ, वो हुँ, बिल्कुल बड़ी कंट्रोल्ड वो किस्म से एक एक ऐसा सिस्टम है जहां पर के जो उनकी लोकल, जो उनकी इलेक्टेड बॉडी है, वो एक किस्म का वॉच डॉग होता है इसके अंदर। और ठीक है। पाकिस्तान में ये सिस्टम एक्चुअली, हमारे यहाँ ये बात नहीं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे यहाँ तहसील में जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, हुँ, डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है। अब आप ये देखें कि इन लोगों के जो पर्क्स हैं और इन लोगों के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, वो इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है, हुँ, जबकि इनमें से कोई भी आदमी जो है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिवीजन में या उस तहसील में इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और उसकी वजह हुँ, यह है इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करने की, कि वो 3 साल की रोटेशन पर आता है और वो एक 1815 के ब्रिटिश सिस्टम के तहत वहां पे वो काम करता है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे यहाँ आप ये देखें कि
मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे हमारी पंजाब में देख लें, पंजाब में हमारे यहाँ तकरीबन कोई आप ये देखें कि 30 टू 40 मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर हाँ होता है, उसके बाद हाँ फेडरल लेवल पे जब आपके पास एक बहुत छोटा सा आपका तो वो बेसिकली 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 आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो हमारे सूबों में एक तो मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे फिर एक अलहदा से उनके हर मिनिस्टर के नीचे एक डिपार्टमेंट है, उसका जो ब्यूरोक्रेट है या उसको आप चाहे सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी उसका। सेक्रेटरी कह लें, आप जो कुछ भी कह लें, वो अलग से हैं। तो इसलिए एक आप कह रहे हैं कि डुप्लीकेशन है ब्यूरोक्रेसी की भी और फिर मिनिस्टर्स की भी। देखिए डुप्लीकेशन इसलिए है कि देखिए मैंने इसमें जो कंट्रीज किए हैं कंपेयर मैंने इस बेस पे किए हैं कि जहां पर के आप ही देखें कि जैसे टर्की को ले लें, टर्की का हाँ अगर 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स के लिए अगर उनके 19 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद उनके गवर्नर हैं और गवर्नर के बाद उनके यहाँ सिर्फ सिर्फ मेयर होता है, और मेयर की हाँ सैलरी ना ना वहाँ स्टेट देती है, जो कि प्रोविंस देता है, और ना वो सैलरी देता है फेडरल गवर्नमेंट। मेयर की सैलरी तमाम सिटी टैक्सेस से आती सिटी है। रहता है, अच्छा ठीक तो है। हमारे यहाँ अच्छा इसी तरीके से आप चाइना देखें, चाइना की 23.1 ट्रिलियन की लास्ट ईयर थी, लेकिन इस साल अगर चाइना की जितनी भी है, लेकिन उनके भी आप ये देखें कि 3 फेडरल सिर्फ मिनिस्टर्स हैं, 23। 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसके बाद फिर उनके यहाँ गवर्नर्स हैं और हम्म मेयर्स हैं। और वहाँ पे मेयर भी अच्छा, यूएस का सिस्टम तो आप और हम दोनों बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यूएस में हाँ भी आप देखें, अब आप ये देखें कि 19.8 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी को सिर्फ 14 मिनिस्टर्स हैं और एक वाइस हम्म प्रेसिडेंट जो कि वाशिंगटन डीसी में होते हैं। उसके हम्म बाद गवर्नर्स यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और जो सिटी है, चूंकि इसकी तो मैं खुद इसमें सिटी के यहाँ पर पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, तो मुझे इनका हाँ सारा पता है कि हमारे अपनी सिटी में आप ये देखें कि $33 मिलियन का हमारे पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, मेयर्स की और तमाम हम्म, ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज निकालने के बाद भी। तो ठीक हमारे यहाँ तो हर शहर जो है वो बेचारा डेफिसिट में इसलिए जाता है कि जो भी शहर का शेयर होता है वो लोकल ब्यूरोक्रेसी ले जाती है, उसके बाद स्टेट की मिनिस्टर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी लेती है, हम्म। उसके बाद स्टेट की ब्यूरोक्रेसी लेती है, उसके बाद फेडरल ब्यूरोक्रेसी लेती है, उसके बाद फिर फेडरल और मिनिस्टर। लोकल लोकल लेवल पे कोई अखराजात नहीं होते उनके, ना ही कोई स्पेंडिंग होती है, वो सारी ऊपर चली जाती है। नहीं, वो सारी ऊपर चल देखिए ना, हाँ आज तक कभी आपने सुना है कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो, या कोई हम्म। भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसी चीज की हो, वो तो बस आई उन्होंने क्या नो। क्या करनी है डॉक्टर साहब, उनको तो अपने प्रोटोकॉल से ही फरागत हासिल नहीं होती बस है, वही उन्होंने मैं क्या आपसे करना अर्ज है। कर रहा हूँ ना। बड़े बड़े तो घर हैं, बड़े बड़े उनके प्रोटोकॉल्स हैं, लंबे लंबे उनके काफिले होते हैं, तो ये उनको क्या हमारे यहाँ जरूरत बड़ी है। जबरदस्त ट्रेजेडी हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हाईजैक हो चुका है तकरीबन कोई टोटल 1000 हम्म, लोगों में, पॉलिटिकली ठीक। और इस तरीके से। ये मैंने खास तौर पे आज इसलिए लाया था कि लोगों को ताकि अंदाजा हो जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए प्रोविंसेस एंड जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। कि आप भी देखें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 4 प्रोविंसेस हैं, हाँ और चारों में फिर आप ये देखें पूरी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, और हम्म बहुत हाई हाई लेवल का जो है ना इनका सेक्रेटरीट भी होता है हर हर मिनिस्टर का। उसके बाद आप ये देखें कि बांग्लादेश में भी अगर हम देखें तो वहां पे कोई अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने 8 डिविजन्स थे, उन्होंने डिविजन्स को ही बस अपना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 8 सूबे बना दिए उन्होंने। हमारे हाँ। यहाँ जैसे 37 डिवीजन है, टर्की में भी ये और हुआ था। इनके इनके यहाँ बांग्लादेश में कोई चीफ मिनिस्टर्स वगैरह नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, और हम्म चीफ ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद कंट्री है। और ये बहुत बड़ी रीजन है कि हमारे यहाँ जितनी भी इनकम आती है गवर्नमेंट को, उस इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इन ब्यूरोक्रेसीज की पर्क्स में चला जाता है। और आप देखें ना, हाँ एक एक मिनिस्टर के पास 3-3 4-4 गाड़ियां होती हैं, लोकल लोकल ब्यूरोक्रेट्स के पास रहने को हम्म फ्री में घर होता है, नौकर होते हैं, माली होते हैं, कारें होती हैं, और इतने एक्सपेंस होते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ इवन जो मेरे अपने टाउन का मेयर है वो अपने उसी घर में रहता है, जो जो जिसमें वो रह रहा होता है। और यहाँ पे हाँ बिल्कुल। किसी भी ब्यूरोक्रेट को वाशिंगटन डीसी में आप यकीन करें कि मेरा अपना यानी कि फैमिली के लोग भी ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, किसी के पास हम्म, कोई परक नहीं है, ना कोई कार है, ना कोई कार हाँ अलाउंस है, ना कोई पेट्रोल अलाउंस है, ना कोई फ्री का टिकट है, जबकि वो ना कोई ड्राइवर्स हैं जी, ना हमारे कोई तो ड्राइवर्स ही नहीं माने। हाँ, ड्राइवर्स है, जबकि वो ये तो खुद गाड़ी चला के बेचारे आते हैं वहाँ पे। मेरी अपनी फैमिली के लोग ग्रेड 21 इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान वो वहां पे जॉब करते हैं, और सिवाय हम्म, सैलरी के कोई चीज नहीं है। घर भी अपना रखो, कार भी हाँ अपनी रखो, अब खुद ही ट्रेन में आओ, खुद ट्रेन में जाओ, खुद अपना बैग उठाओ, कोई पीएन हाँ तक भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जी हाँ। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो टैक्स पैसा है पाकिस्तान का वो कहाँ जा रहा है। ये हम्म बहुत जरूरी चीज है हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो पैसा देखें हमारे यहाँ, जो ये 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं विद ह्यूज एक्सपेंसेस,
आप एक मुल्क के अंदर एक्चुअली आप 5 मुल्कों की इकोनॉमी रन कर रहे हैं इस तरीके से, हाँ। ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर कि ये मैं समझता हूँ ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। उसके बाद आप देखें कि हमारे यहाँ जो है ना, हर डिवीज़न में आपके पास कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर है और इनके सबके ह्यूज पर्क्स होते हैं, सब कुछ है। और ये सिस्टम एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने एज़ ए कॉलोनियल पावर लेकर आए थे 1850s में, हाँ, हमने अभी तक जो रखा हमने है। आज तक चेंज नहीं किया है। हुँ, फिर उसके बाद पुलिस की हायरार्की देखें वो कितनी बड़ी है। फिर उस आप ये देखें कि हमारे यहाँ जुडिशरी में भी जितनी जो है वो लोअर और लेवल पे ये तमाम ये बहुत बड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज़ जो कि मैं आपके देखने वालों के लिए बताना चाहूँगा कि 2007 की जो लॉयर्स की मूवमेंट थी, वो एक हुँ, उसने एक्चुअली ये इतने ज़बरदस्त प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर दिए कि उन्होंने वो इकोनॉमी को जो कि उस वक़्त बिटवीन 7 टू 8% ग्रो कर रही थी। और जैसे हुँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं तो कभी अपना मुशर्रफ साहब से भी नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था इकोनॉमिकली कि पाकिस्तान बड़ी स्टेबल पोज़ीशन में था। दैट वाज़ द स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी। हुँ, और उसके बाद जो फिर वो ग्रुप बने और उसके बाद जो सैलरीज़ इन्होंने इंक्रीज़ की है, उस सैलरीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे दुःख हुआ था, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ पंजाब में भी 54 कंपनीज़ बनी थी, जिसमें कि एक-एक ब्यूरोक्रेट को हुँ, 15-15 लाख रुपए की तनख्वाह दी गई थी। ये वो ओह! तनख्वाह थी जो कि यहाँ पर अमेरिका जैसे कंट्री में हाँ, भी आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि आप जो है ना किसी को इतना पर हाँ, मंथ इतनी सवाल ही सैलरी। पैदा नहीं होता। उसके इतना बाद तो फिर कभी वही किसी ने हुआ है कि हुँ, 18th अमेंडमेंट ने तो पाकिस्तान की फेडरेशन को वीक करने के लिए थी और ये बिल्कुल कोई हुँ, मैं समझता हूँ कि हमने नाम तो लिया था सूबाई खुद मुख्तारी का, लेकिन वो खुद मुख्तारी आपने तहसील तक को नहीं दी। और हुँ, ये सारा का सारा पैसा जो है ये सिर्फ 4-5 लोगों के हाथ में जाके और ये वेस्ट हुआ है। अब जब हम जाते हैं सही, इसमें सॉल्यूशंस की तरफ देखें, इसमें जी, जो सॉल्यूशंस के ऊपर अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और आज जो मेरा सबसे पहला वो था कि हम जब तक तहसील लेवल पर हम मेयर्स नहीं लेकर आएंगे विद लोकल टैक्सेस हुँ, और वो अपना बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो और ये पूरी दुनिया में जो है ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल प्रैक्टिस्ड होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में जो तहसीलें गरीब होती हैं वहां पर फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको एड 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 अपना देती है, स्टेट्स को या प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट हमेशा एड देती है। इवन अमेरिका जैसे कंट्री में भी कभी नहीं हुआ कि 60% अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू उठा के और स्टेट्स को दे दे। वो सिर्फ ये क्या करते हैं कि 15% का वो एक एस्क्रो अकाउंट रखते हैं जिसमें हुँ, जहां-जहां ये अपना किसी स्टेट में कोई कोई डेफिशिएंसी होती है या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उनको वो फंड्स दे देते हैं। तो ठीक। इसलिए जब तक हम ये तहसील लेवल पर इसको नहीं डेवलप ये करेंगे जो और अभी जो केपीके में जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी कल भी हुआ है इलेक्शन, तो इस तरह के आप समझते हैं कि ये बेहतर इक़दामात हैं? देखिए, ये बेहतर इक़दाम तो होगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सना साहब, आप अगर इसमें इसको फ़र्दर वो कर सकें अपने प्रोग्राम में, मेयर मेयर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मेयर्स होते हैं ना और या डिवीज़न लेवल के जो मेयर्स होते हैं, इनके लिए आपकी जो होनी चाहिए, वो नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन होने चाहिए। हुँ, उसकी वजह ये है कि हर हर उसमें समझें कि हर पाकिस्तान की हर तहसील के अंदर आप ये देखें रिटायर्ड या एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाँ, डॉक्टर्स हैं। हो सकता है कि हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी को ना भी जॉइन किया हुआ हो, हुँ, हुँ, लेकिन जो मैंने सिस्टम नोट किया है इवन अफ्रीका से लेके और अमेरिका में और कनाडा में, इवन इन साउथ अमेरिका, कोलंबिया में और ब्राज़ील में, वहाँ मैंने यही देखा है कि सिटी लेवल की जितनी भी मेयरशिप होती है, वो सब नॉन पार्टी बेस हुँ, पे आते हैं। ठीक, उसमें क्या ठीक, होता है कि एक आदमी जो विज़न रखता है और यही देखें और ये नर्सरी है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मेयरशिप है, ये नर्सरी है कि आपके यहाँ लीडरशिप डेवलप होती है। आज हुँ, हमारे यहाँ लोग जो है, हमारे यहाँ आज लोग बेचारे मजबूर हैं। क्या है हुँ, कि वो एक तरीके से हाईजैक हो चुके हैं कि वो 4 पार्टियों के अलावा किसी और पार्टी उनके का पास चॉइस ऑप्शन ही ही कोई नहीं नहीं है। है। उनके पास ठीक, चॉइस नहीं है। ठीक, प्रेज़िडेंशियल सिस्टम में ये भी चॉइस होगी कि इवन प्रेज़िडेंट लेवल के ऊपर भी अगर 20 लोग हमारे यहाँ 20 हुँ, विज़नरी अगर हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन 20 विज़नरी में हमारे पास आप ये देखें कि बहुत सारे अच्छे लीडरशिप जो है ऑटोमेटिकली आ सकती है जो कि डेवलप होगी और ये पूरा ये वर्ल्ड वाइड मॉडल है ये। हाँ, ठीक, जब हम और इसके अंदर और फिर एक चीज़ जो मैंने ख़ास तौर पे इसमें मैंने जो वो की है कि फेडरल फंड्स जो हैं, जो कि हुँ, गवर्नमेंट का अपना टैक्स कलेक्शन होती है, वो बजाय चीफ मिनिस्टर्स को देने के, वो सीधा-साधा मेयर्स को दिए जाएँ राइट अवे इमीडिएटली। हुँ, उससे क्या हुँ, फ़ायदा होगा कि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्ट अप होगा और उसके बाद फिर मैं अगला जो हमारे प्रोग्राम होंगे, उसमें हुँ, बताऊँगा कि हम बिज़नेस किस तरह डेवलप करेंगे। ठीक,
ठीक अब जो है। मैं चीज ला रहा हूं आप सबके देखने वालों की उसमें, वो मैं ला रहा हूं कि पानी, मैंने क्यों पानी पिकअप किया आज के हुँ, सॉल्यूशन के अंदर। पानी पिकअप करने की मेरे आज के सॉल्यूशन में जो सबसे बड़ी वजह थी, वो ये थी कि पानी एक ऐसा अल्लाह ताला का गिफ्ट है, एक इनाम है इंसानियत को, कि जिसका बेनिफिट इंसान ने न सिर्फ अपनी यूज के लिए लिया है, बल्कि हुँ, ये पानी एक ऐसा कोर एलिमेंट है जिससे कि हमारी रोजमर्रा की जरूरियात की बेशुमार चीजें जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे पर्सनल केयर इंडस्ट्री हो, चाहे जूसेस की इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी किसी किस्म की इंडस्ट्री हो, उसमें पानी जो है वो कोर एलिमेंट होता है। तो वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट दुनिया में आप ये देखें कि 30% वाटर जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन है, और 70% वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल कंजप्शन है। तो हुँ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो कोर एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो पानी है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि हमारे यहाँ बजाय इसके कि हम पानी को न सिर्फ कंटेन और मैनेज करते, हमने पानी के वो छोटे छोटे से शहरों में वो लगा के साफ पानी का दे दिया, जो हाँ, कि 21st सेंचुरी में दुनिया में कहीं नहीं है ये सिस्टम जो हम लेकर आए थे, और वो इतना ओवर प्राइस था कि उसमें हुँ, लोगों को साफ पानी मिल ही नहीं सका। ये जो मैं ठीक। बता रहा हूँ आपको, इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ दरियाए सिंध जो है, इंडस रिवर जो शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होता हुँ, हुआ, ये शुरू तो होता है वैसे चाइनीज और इंडियन पार्ट में, हाँ, लद्दाख, और वहां से ये होता हुआ फिर ये जहां जहां इसका ये ब्लू और लाइट ब्लू है, और जहां जहां रेड है, ये सब ये फ्लडेड एरियाज हैं। और हुँ, ये फसलों को तबाह करता हुआ, लोगों के, गरीबों के घरों को बर्बाद करता हुआ ये पानी हम समुद्र में फेंक देते हैं। इसकी हमने मैनेजमेंट नहीं की थी। और चाइना में जब मैंने आपसे पिछले बार किया था कि उन्होंने 30 साल में 50,000 डैम बनाए हैं, हमारे हाँ, यहाँ हर तहसील के अंदर ये पानी कंटेन हो सकता है, डैम बन सकता है। अगली स्लाइड में मैं इसको बताऊंगा ये कैसे हो जी, सकता है। देखें, अगर हम अपनी वाकई सिटी गवर्नमेंट को सेल्फ मैनेज करने दें, और जो भी सिटी का पैसा है 5 to 7% अगर सिटी टैक्स लेता है बिजनेसेस के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, रिटेल स्टोर्स के ऊपर, और लोगों का जो पर्सनल टैक्स है या जो बिजनेस का टैक्स है वो तो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को। लेकिन जो सिटी का अपना टैक्स होता है, यहाँ पे कॉमन जो मैंने टैक्स देखा है अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका से लेके और इन विद इन द यूएस, वो है तकरीबन 10 to 15%। कि आप अगर 100 रुपए की अगर आप चीज लेंगे तो आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन 10 रुपए जो है वो सिटी के अकाउंट में जाते हैं। सिटी फिर उससे क्या करता है, सिटी हुँ, उससे पानी का रिजर्वायर्स वो खुद क्रिएट करते हैं। जब जब किसी भी जगह रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, ये बड़ा आसान है क्रिएट करना रिजर्वायर। हुँ, आप एक हुँ, बहुत बड़ा लंबा सा गड्ढा खोद दें, उससे क्या फायदा होता है कि जो आपका फ्लडेड वाटर वहां जमा होता है, वो फ्लडेड वाटर नीचे के पानी की सतह को भी ऊपर कर देता है। उसके बाद ठीक। फिर आप उस पानी को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके वाटर टैंक के जरिए वो पानी बिजनेस और इंडस्ट्री में और घरों में वो पानी यूटिलाइज होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, 70% हुँ, यूटिलाइजेशन बिजनेस की है, 30% घरों की है, और उसके साथ साथ ये होता है कि जो आपका पानी, जो दूसरा वेस्टेज पानी होता है, उस हाँ, पानी की भी प्रोसेसिंग के बाद वो पानी यूज होता है एग्रीकल्चर में। फ्रेश वाटर भी यूज होता है एग्रीकल्चर में, और जो वेस्टेड वाटर है वो भी खर्च होता वो है। भी हो जाता है, तो ठीक है। ये अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा इसमें, कि इसके अंदर जो हमारी सिटी में, मैंने जब इस पे रिसर्च किया और मैंने उनसे पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसकी हमारे यहाँ कॉस्ट आती है टोटल 3 से 4 लाख डॉलर। बस। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा हुँ, कैसे है ये 3 से 4 लाख डॉलर कैसे का। अब जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं एक्चुअली, ये होता है जो कि हर सिटी को पानी सप्लाई करता है। कुछ कुछ सिटीज में ये दो दो तीन तीन लगे होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अब बिल्कुल ऐसा लगा होता है, हुँ, वरना रेजिडेंशियल को भी यही देता है। इसमें इसके बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा है इस टैंक के, ये जी हाँ, सारा टैंक, ये सारा टैंक बना हुआ है फाइबर ग्लास का। ठीक। और इसके जो नीचे का हिस्सा है उसमें आप रिवर्स ऑस्मोसिस एक सिस्टम लगा देते हैं, जिसमें कि 85% प्योरीफाइड वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि ठीक। 15% बैक्टीरिया अगर वाटर में हो तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेटर है। ये यहाँ का एफडीए का वो है। हुँ, उसके बाद फिर ये है कि इसी पानी को जब आप यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो साइड पे से मैंने सारा दिया है कि वाटर सप्लाई बाय द लोकल कम्युनिटी ऑफिसर्स, ये बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट ही इसको डील करती हैं हुँ, वर्ल्ड वाइड। इवन साउथ अफ्रीका में मैंने ये देखा है। और ये बिल्कुल लो कॉस्ट है, क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई हुँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है। तो जो ठीक है। पैसा आप अपना स्टेट गवर्नमेंट से सेव करेंगे,
उस पैसे से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा आपको, जो कि ऑलरेडी बना हुआ भी है बहुत सारी शहरों में, बहुत सारी कम्युनिटीज में। हमारे बचपन में भी हमारे यहाँ ये वाटर आया करता जी था, जी बिल्कुल, बहुत बहुत टंकी होता का पानी आता था। गुजरांवाला में मुझे याद है कि वहाँ ये पानी आता था, मुल्तान में भी पानी आता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ पानी इन्होंने जो था ना ये बंद करवा दिया। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि हम अगले उसमें जाके डिस्कस करेंगे, इसका मैं लास्ट चीज़ बताऊँगा, जिसमें कि 20 to 25% स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हम लगा सकते हैं। आखिर में मैं अपने देखने वालों को सिर्फ एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। ये दुनिया का दस्तूर है कि आपको अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करना है। देखिए, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में खजाना साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी ये कहेंगे कि नहीं जी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आपने नोट किया होगा खजाना साहब कि हमने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है। हमें अगर प्राइम मिनिस्टर को 2 से 3 दफ़ा लाना था तो हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। और आप यकीन करें 18th अमेंडमेंट में तो हमने तकरीबन कोई 105 चेंजेस की हैं, 105 चेंजेस। उनमें से एक भी चेंज जो है वो पीपल स्पेसिफिक नहीं थी। एक्चुअली ये था कि जो पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। पर्सन स्पेसिफिक के अलावा इसमें जो एक और सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसमें जो इन्होंने खास तौर पे प्रोविंसेस को जो पैसा दिया है, वो पैसा देने का मकसद पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको वीक करना था। और ये वो मॉडल था बाल्कनाइजेशन का, मैं समझता हूँ। और मैं इसमें कह रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। आप लोकल तहसील के पढ़े लिखे नौजवान को, जो इंजीनियर भी है, जो डॉक्टर भी है, जो जिसने एमबीए भी किया हुआ है, आप उसको रन करने दें वो सिटी एज ए मेयर। वो खुद अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, वो टैक्स वहीं रहेगा। हाँ, उसका अपना जो इनकम टैक्स होगा वो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को। और जो हम, जैसे मैंने 37 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मैंने क्यों कहा था, उसमें आप एक तो सारे मिनिस्टर्स की आप कॉस्ट सेव करते हैं। और आप यकीन कीजिए कि अगर हम एक प्रोविंस का सिर्फ मिनिस्टर्स का और चीफ मिनिस्टर का अगर हम खर्चा सेव कर लें, तो आप यकीन करें पूरा प्रोविंस जो है उसमें आपकी ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो सकती है, बहुत सारी चीजें एलिमेंट होगा आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह करे कि ये जो बातें हैं ये कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंच सकें और उसके ऊपर अमल भी किया जा सके, क्योंकि बात तो आखिर में जाके फिर वही है कि अमल कब होता है। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो बातें तो बताते हैं, उनको सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि उनके ऊपर अमल किया जा सके और पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सके। इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह, और आपकी जो काविश है इंशाल्लाह रंग लाएगी। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। इस पर दम बतोमाए खेशरा तो दानी हिसाब एक बेशरा। मुझे इस रक्साना को प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।